हाउ आई गॉट द कीड़ा ऑफ द फौज। मेरी ट्रेनिंग हुई 1998 के अंदर। इंडिया के अंदर जो मेजर जो ट्रबल एरियाज हैं वो 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, एक तो जम्मू कश्मीर, एक नॉर्थ ईस्ट और एक नक्सल। आई ऑल्सो सर्व्ड इन द कोबरा कमांडो बटालियन ऑफ सीआरपीएफ। कोबरा का जो एक्सिस्टेंस आया था वो आया था जब हमारे पास नक्सल का जो थ्रेड आया था और हमारी बहुत कैजुअलिटीज वहाँ पे होनी चालू हुई थी। हमको लगा था कि कहीं कुछ चीज हम लैक कर कि इस सिचुएशन को लड़ने के लिए हमारे को एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की जरूरत है जो जंगल ऑफ वारफेयर के अंदर जो एक्सेलेंट है, उसी प्रकार की उनकी वेपन्स होने चाहिए, उसी प्रकार के उसके अंदर आदमी होने चाहिए। कोबरा में कोई आदमी जाता है तो पहले वो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करता है। क्या कराते हैं प्री इंडक्शन? कुछ इट इज अ काइंड ऑफ कोबरा कमांडो कोर्स। आपके लिए जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है जब आपकी वो ट्रेनिंग हो रही होती है। आपको दौड़ना, भगाना, रेंगना, सब कुछ करना और फायर करना उसके अंदर। रात को 2 बजे जगा देना, रात को तो बोले चलो भागो अभी ऑपरेशन करना है। 13 तारीख को सिविल पुलिस के पास में इंफॉर्मेशन आई कि हमारे कैंप से 10 किलोमीटर दूर हाजिन करके एक एरिया है, वहाँ पे मिलिटेंट आएंगे, रात को रुकेंगे और सुबह तक रुकेंगे। वहाँ जाके हमारे को ऑपरेशन करना है। लश्कर के बंदे थे वहाँ पे, लश्कर तैयबा के। मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि फौज जा, उन्होंने फायरिंग करनी चालू कर दी। इधर से भी जवाबी फायर चालू हुआ। जब मैं अंदर घुसा तो मेरा एक मिलिटेंट वहाँ भागने की कोशिश करी, उसका मेरे साथ में आमना सामना हो गया। तो उसने अपनी मैगजीन मेरे पे खाली कर दी, मैंने अपनी मैगजीन उस पे खाली कर दी। तो मेरे को 9 गोलियां मेरे शरीर में लगी, एक गोली अभी भी अंदर है और मेरे को ऑलमोस्ट 40 डेज मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था हॉस्पिटल में। जब मैं होश में आया था तो मेरे को कुछ ऐसा मेरे को हिंट लगा। शीशे के सामने खड़ा हुआ, किसी तरह इसको मैंने उठाया और मैंने देखा अंदर तो कुछ भी नहीं, गड्ढा है पूरा। वो धरती के सपूत हैं जो मौत से खेलते हैं, वतन की मिट्टी के लिए हर दर्द को सहते हैं। न गोली की परवाह है, न जख्मों का डर है और हर जंग के बाद और जांबाज होकर के लौटते हैं। आई एम सुपर प्राउड क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनके साथ ये पंक्तियां बिल्कुल ही फिट बैठती हैं। आज मेरे साथ हैं कीर्ति चक्र विजेता चेतन चीता जी। थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। पहली बात तो नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द लाइफ लीडर्स क्लब। लीडर तो आप हैं ही और आज हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टाइम। शुरू करने से पहले ज्यादा नहीं बोलूंगी। आई जस्ट से दैट सर वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द सीआरपीएफ 45th बटालियन एंड ही वाज पोस्टेड इन कश्मीर ड्यूरिंग 2017 वेयर अ मेजर इंसिडेंट हैपेंड। इसके बारे में सर से ही ज्यादा जानकारी लेंगे। तो सर, इंसिडेंट पे तो जाएंगे लेकिन पहले कुछ आप अपने बारे में बताइए, अपने चाइल्डहुड के बारे में। और ये सीआरपीएफ का कैसे आपको दिमाग में आया ज्वाइन करने का? मेरे को लगता है कि ये सब कुछ कहानी सुनाऊंगा तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। No आई wonder, वाज आई वाज अपने बारे में यही बता सकता हूँ। आई वाज born as a normal child and I'm from Kota district of Rajasthan. My father was in the Rajasthan Administrative Services officer there, and we are 2 brothers and 1 sister. I'm the eldest one. So I belongs to my ancestor house is in the Modak village of the Kota district. I was born there only because my father was in the services. So whenever he moved out, he was posted in the various different places in Rajasthan. So we were going with him, and we were roaming in the Rajasthan. When I was in 9th class, so we got settled. Me, my mother, and my brother, sister, we settled in Kota only. And my father went out on posting to other places. And I did my graduation BSc from PCM. And the second question you asked that how I got the कीड़ा of the फौज. Actually, मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया सबको फौज में जाने का एक चाव होता है और वो चाव मेरे में भी था। और अगली बात यह है कि मेरी लाइफ के अंदर एक चीज हुई थी कि मेरी लाइफ में एक लड़की आई थी 10th क्लास के अंदर। वाह, इंटरेस्टिंग। द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग नाउ। यस, इंटरेस्टिंग।
तो मेरी लाइफ में आई थी एंड वो अभी मेरी वाइफ है। तो शुरू में हम दोस्त थे और उनके फादर कर्नल थे आर्मी के अंदर, और दोस्ती फिर हमारी प्यार में चेंज हुई। और जब हम कॉलेज में थे और जब हमने फ्यूचर्स के बारे में सोचा, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा हमारे बीच में एक डिफरेंस था कि हमारा राजस्थान के अंदर कास्ट बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, आई थिंक बहुत जगह या है। इंडिया में हमारी हाँ। सोसाइटी के अंदर काफ़ी बड़ा एक फैक्टर होता है। तो वो फैक्टर हमारी शादी के अंदर भी था। मतलब हमने शादी के बारे में सोचा, तो मेरी वाइफ का एक कंडीशन था कि मैं शादी करूंगी तो अपने पेरेंट्स के कंडीशंस पे ही मैं, कि उसके अंदर जब वो उनकी रजामंदी होगी तभी शादी करूंगी, और मैं किसी भी दूसरी तरीके से कोर्ट मैरिज करना और यदि विदाउट पेरेंट्स कंसेंट वो उसके बारे में मैं सोचती नहीं हूँ। अगला फैक्टर ये था कि चेतन, आई वांट टू सी यू इन द यूनिफॉर्म। यदि आप, मेरे फादर भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में हैं और यदि तुम यूनिफॉर्म सर्विसेज में होगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। सो यूनिफॉर्म सर्विसेज उसका मतलब था कि आर्मी के अंदर। सो वो एक टाइम था, उससे पहले ऐसी बात नहीं थी कि मैं सर्विसेज फिर सर्विसेज में भी जाने की सोचता था। तो वो टाइम था, तो मैंने डिसाइड किया यस आई शुड गो, आई विल गो फॉर द यूनिफॉर्म सर्विसेज। और मैंने उसके अंदर ज़िंदगी का एक अपना लक्ष्य बना लिया उसको। और ग्रेजुएशन के बाद में मैं आर्मी के लिए भी मैंने अपना ट्राई किया। मैंने इन द मीन टाइम मैं CPOs के लिए, जिसमें CRPF थी, तो उसके लिए भी मैंने ट्राई किया। तो मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो गया एंड अल्टीमेटली शायद सिलेक्शन के बाद में फिर वही था, प्रॉब्लम्स तो काफ़ी आई, लेकिन बाद में विजय हमारी हुई। विजय आपकी हुई। मुझे वो बॉलीवुड मूवीज याद आ रही हैं जो जहाँ पे हीरो जो है हीरोइन की इच्छा के लिए सब कर जाता है, एंड दैट मेड यू, इजंट इट, दैट वाज अ मोटिवेटिंग फैक्टर कैन फॉर यू यू। इमेजिन कि मेरी मैं ज्वाइन किया था मैंने CRPF को 1998 के अंदर, और मेरी शादी हुई थी 2002 के अंदर। तो 98, 99, 2000, 2001, 2002 मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी उसके बाद में भी। मैंने बहुत लंबी जंग लड़ी है, छोटी छोटी जंगें मैंने बहुत लड़ी है, लेकिन अल्टीमेटली विजय हमारी है। उसके बाद में सब कुछ, हमारी जो शादी हुई थी वो रजामंदी के साथ हुई थी। और यदि मेरी इंस्पिरेशन की बात बोलते तो तो मेरी, वो पहली बैटल जीती आपने। यस दैट वाज माय दैट वाज योर फर्स्ट बैटल। फर्स्ट बैटल। और उस बैटल के सूत्रधार मेरी वाइफ थी, उमा सिंह। हाउ नाइस। तो दैट वाज अ थिंग। ब्यूटीफुल थी, मतलब आई थिंक इससे तो हमारी यंगर जनरेशन को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आई मीन सही रास्ता चुनिए, आगे चलिए, नहीं, विन द बैटल द राइट वे। आई अप्रिशिएट माय वाइफ फॉर दैट, क्योंकि घर वालों की यदि रजामंदी होती किसी रिश्ते के अंदर, तो आगे की जिंदगी आसान हो जाती है उसके अंदर। एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छी बात बताई यस, आपने। वो ठीक थी। कैलकुलेटेड डिसीजन, सबकी रजामंदी से, जहां सब बाद में भी राजी खुशी रहे। आई थिंक यस। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस। और नेक्स्ट फिर सर्विसेज में आने के बाद वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट योर पोस्टिंग्स, कुछ इंटरेस्टिंग? कश्मीर पहुंचने से पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कश्मीर तो पहुंचेंगे हम, उससे पहले आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ओके, मेरी ट्रेनिंग हुई 1998 के अंदर। वी गॉट ट्रेन्ड एंड अकेडमी इन माउंट आबू, एंड उसके बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी असम के अंदर। असम के अंदर मैंने उल्फा के अगेंस्ट में, DFV पोडो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट में ऑपरेशंस किए थे। मैं वहाँ करीब मैंने 3 साल सर्व किया उसके अंदर। और उसके बाद में फिर मैं नागालैंड में सर्व किया। नागालैंड के बाद में मैं कम्युनिकेशन ऑफिसर बन गया था CRPF में, ट्रेक कोर्स करके। और मैंने अलग अलग इंडिया में अलग अलग प्लेसेस के अंदर में पोस्टिंग रही मेरे करीब 8 साल के आसपास मैंने कम्युनिकेशन सेक्टर को दिया। और मैं ओवरऑल आपको एक जिसके अंदर ये बोलना चाहता हूँ कि आज इंडिया के अंदर जो मेजर जो ट्रबल एरियाज़ हैं, वो मैं कहता हूँ 3 ऑपरेशन थिएटर हैं। एक तो जम्मू कश्मीर, एक नॉर्थ ईस्ट और एक नक्सल। मैंने तीनों ऑपरेशन एरियाज़ के अंदर मैंने सर्व किया है।
आई ऑल्सो सर्व्ड इन द कोबरा कमांडो बटालियन ऑफ CRPF। वाओ। मैंने कोबरा के अंदर मैंने भी सर्व किया, एंटी नक्सल ऑपरेशंस किया है। और कश्मीर के अंदर ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी तीसरी पोस्टिंग है ये, जिसके अंदर मैं लास्ट पोस्टिंग में जो मैं एज अ कमांडेंट, तो दैट वाज माय थर्ड पोस्टिंग। और मैंने जितने भी अपने सर्विस करियर में जितने भी प्रमोशंस लिए हैं, मैंने सारे के सारे प्रमोशंस कश्मीर में सारे जाके लिए। प्रमोशंस कश्मीर मेरा वाले। कोई ना कोई कनेक्शन है कश्मीर के तो साथ। किसी को प्रमोशन चाहिए तो कश्मीर जा सकते हैं। इट्स अ प्लेस दैट विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। ब्यूटीफुल इट प्लेस। इज अ ब्यूटीफुल प्लेस अनडाउटेडली। तो सर, जब बहुत बेसिक क्वेश्चन है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस एज वेल, डिफरेंस क्या है सीआरपीएफ और आर्मी में, तो हम समझना चाहे तो। आपने एक चीज को भूल गए, सीआरपीएफ आर्मी और पुलिस तीनों में क्या डिफरेंस क्या है? सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस तीनों में डिफरेंस क्या है? यस, दैट इज द राइट क्वेश्चन। एक्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड कि इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर जो फेडरल हमारा फेडरलिज्म है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है। चीफ मिनिस्टर उसको डील करता है और उसके अंडर के अंदर ये देख रेख करती है। और जो पुलिस है स्टेट की, वो आपकी चीफ मिनिस्टर के अंदर, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट CRPF इज अ सेंट्रल फोर्स और आर्मी इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। आर्मी का सबसे पहले बोलूँगा, आर्मी इज फॉर एक्सटर्नल थ्रेट। इंडिया के ऊपर कोई सी प्रकार का कोई भी अटैक होता है एक्सटर्नल थ्रेट, उसको डील करने के लिए आर्मी है। ओके। जब इंटरनली आपकी कंट्री के अंदर कोई ट्रबल होता है, कोई भी आपका उग्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, नक्सलिज्म हो गया, तो उसको डील करने के लिए आपको बस में सेंट्रल फोर्सेस, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है। दैट इज, वैसे तो BSF भी करती है उसमें काम, CRPF भी करती है, ITBP भी करती है, लेकिन मेजरली दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है CRPF की। एंड हम उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा के अंदर काम करते हैं। आंतरिक सुरक्षा, हाँ, हिंदी में आंतरिक सुरक्षा बोलेंगे। पुलिस का काम है स्टेट। अब बात यह है कि हमारी ज़रूरत क्या आती है और हमारा यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। अब स्टेट के अंदर कोई समस्या आ गई, समस्या आपकी उग्रवाद, आतंकवाद, किसी भी ये हो सकती है। हो सकता है कि उनको एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत है, कोई लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए उसके भी फोर्सेस की ज़रूरत है, कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो जाए उसकी भी ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे को सेंट्रल फोर्सेस की ज़रूरत है। वो बोलता है कि साहब हमारे को 5 बटालियंस की ज़रूरत है, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस की। तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में होती हमारी फोर्स आती है। होम मिनिस्ट्री के अंदर वो डिसाइड करते हैं, यदि अवेलेबल होता है तो 5 बटालियन को दे दी जाती है, नहीं होती है तो हो सकता है 3 भी मिल जाए, कई बार 2 भी मिल जाए, कई बार 4 भी मिल जाए ना। तो हम जाते हैं स्टेट के अंदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें मजे की बात यह है, हमारे डिप्लॉयमेंट का स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। मतलब हम जाते ज़रूर हैं और हम वहाँ पे जाते हैं इन एड टू द सिविल अथॉरिटीज़। हम वहाँ पे जो सिविल गवर्नमेंट है, सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस सर्विसेज है, उनकी मदद के लिए जाते हैं। एंड हम होते हैं वहाँ एक तरह से मसल पावर। हम स्पेशलाइज फोर्सेस होते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना काम खत्म होता है, हम फिर वापस आ जाते हैं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपने प्रश्न तो नहीं पूछा, फिर भी बता दूँ, स्पेशलाइजेशन की बात करें, CRPF के डिफरेंट विंग्स है। एक तो आपके जनरल बटालियंस है, GT बटालियंस बोलते हैं हमको। दूसरे लॉ एंड ऑर्डर को डील करने के लिए हमारे रैपिड एक्शन फोर्स है। ओके, रैपिड एक्शन फोर्स। हाँ, और तीसरा हमारा विंग है, वो है कोबरा, दैट इज अ कमांडो बटालियन, दैट इज एंटी, मतलब जंगल वॉरफेयर के अंदर स्पेशलाइज्ड है वो। ओके। और चौथा अभी चल रहा है, खुल गया है, दैट इज नॉन एज द VIP सिक्योरिटी। ओके। तो VIP सिक्योरिटीज को भी हम डील करते हैं आज के डेट में। कई जगह हम जाके VIP सिक्योरिटी उनको देते हैं। और यदि आप पांचवा बोलो तो ये बोल सकते हो आप कि हमारे वुमेन फीमेल बटालियंस भी हैं। हाउ नाइस। तो फीमेल बटालियंस भी हैं और जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वीरांगनाएं अपने जाके वहाँ पे ड्यूटी को डिस्पोजल करती है। तो उस फोर्स का नाम वीरांगना है? नहीं वीरांगना तो एक शब्द है, अच्छा, नारी शक्ति है वो। नारी शक्ति है। ओके, जहाँ पे हमारी वीरांगनास डिप्लॉयड। यस यस। वेरी नाइस। तो ये रिसेंट इनिशिएटिव कितने साल से चल रहा है किस वीरांगनाओं को भर्ती कराना? ये तो बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम हो गया उसको। हमारे को तो आज की डेट में 4-5 बटालियन से 4-5 बटालियन है अपनी महिलाओं की। बहुत ही सुंदर बात है ये तो।
और इवन आपकी जो रैपिड एक्शन फोर्स होती है, रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर वुमन का एलिमेंट भी होता है। हम यदि कहीं ऐसी ज़रूरत है कि दंगे-वंगे हो गए जहाँ महिलाएँ ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे महिलाएँ बिल्कुल एक्शन करती हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। हुँ। बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी। आई थिंक मुझे भी आज ही पता पड़ा है, हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सर आपने आपने कभी देखा होगा कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उनकी यूनिफ़ॉर्म अलग होती है, ब्लू कलर की। ब्लू कलर की होती है। हाँ, यस, यस, दैट्स राइट। यस, यस, एक एक कैटलॉग बनाना चाहिए अपनी 5 यस। फोर्सेस के लिए। मतलब ये है कि डर वहाँ खुला हुआ है, भई आपको कौन-सी सेवाओं की ज़रूरत है, कौन वो सेवाएँ हम देने को एग्ज़ैक्टली तैयार हैं। कलर कोडेड। यस। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द आपने बोला जिसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानना चाहते हैं, कोबरा। हुँ, सो कोबरा इज़ रिलेटेड टू कमांडोज़? यस। ऑलराइट। सो ये कोबरा कमांडोज़ जो होते हैं आर दे रिलेटेड टू सीआरपीएफ ओनली या फिर आर्मी में भी होती हैं? नहीं, नहीं, हाउ इज़ दिस डिफरेंशिएटेड? नहीं कमांडोज़ देखो कमांडोज़ हर फोर्सेस के अंदर होती है। ओके, कुछ हाईली ट्रेन्ड होती है, कुछ सेमी ट्रेन्ड होती है। आर्मी के अंदर आप उनको पैरा बटालियंस बोलते हैं, अच्छा, पैरा कमांडोज़ बोलते हैं। आप नेवी हो गई तो मार्कोस बोलते हैं ऑलराइट, और यदि एयर फोर्स हो गई तो गरुड़ बोलते हैं अच्छा, ओके। और सीआरपीएफ है तो उनको कोबरा बोलते हैं। कोबरा, गरुड़, कोबरा, गरुड़, मार्कोस मार्कोस, और आर्मी के अंदर पैरा होती है ना। पैरा। ओके, हुँ, वेरी नाइस। सर एक्सपीरियंस और शेयर करिए अपना कुछ। मेरा आगे बहुत मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत विविध प्रकार का है। विविध आप प्रकार का किसी जानना चाहते स्पेशलाइज़्ड हैं। के अंदर बोलेंगे तो। आपने जैसे बोला कि आपका ये कोबरा में जो कमांडो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? हम जानना चाहते हैं। वो जंगल की जर्नी आपकी कैसी थी? जंगल की जर्नी मैं इतना बोलूँगा, एक बॉडी बिल्डिंग मसल बनाने से आपको जज़्बा नहीं आता जो आपको फ़ौज के अंदर काम करने के लिए फ़ौज का जो है, जो जज़्बा है, जो आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ नहीं है। नो मैटर हाउ फिट यू आर, नो मैटर व्हाट यू दिखने में आप कितने स्मार्ट हो, क्या है, बिल्कुल है। लेकिन एक 50 केजी का भी बंदा जो है यदि वो जज़्बे के साथ काम करता है, ही इज़ वेरी लीथल। कोबरा का जो एक्सिस्टेंस आया था, वो आया था जब हमारे पास नक्सल का जब थ्रेट आया था और हमारी बहुत कैजुअल्टीज़ वहाँ पे होनी चालू हुई थी। तो उसको हमको लगा था कि देयर इज़ सम कहीं कुछ चीज़ हम लैक कर रहे हैं। ओके, जिस कारण से हमको वहाँ पे हम इतना जिस तरीके से हमारे को रिस्पॉन्स जाना चाहिए, उस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स नक्सली एरिया में स्पेशली नहीं हो पा रहा है। ऑलराइट, सो उस टाइम पे ये सोचा गया कि इस सिचुएशन को लड़ने के लिए हमारे को एक स्पेशलिस्ट यूनिट की ज़रूरत है, जो जंगल ऑफ वारफेयर के अंदर जो एक्सीलेंट है, उसी प्रकार की उनकी वेपन्स होने चाहिए, उसी प्रकार के उसके अंदर आदमी होने चाहिए। तो जो कोबरा बटालियंस है, पहली बात तो उनकी जो एवरेज एज है बहुत कम है। कोई भी सिपाही 30 साल से ऊपर नहीं होगा, अच्छा, ऑलराइट, कोई भी ऑफिसर 40 साल के ऊपर नहीं होगा। ओके, ओके, एक तो पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी बात उनके पास में बहुत ही एडवांस वेपन्स होते हैं। वो AK-47 मैं अभी रिसेंटली हमने इज़राइल से एक बहुत ट्रेवर भी गन लिए है, वो उनके पास में है। नाइट विज़न डिवाइसेज़ हैं उनके पास, इंफ्रारेड्स हैं, सब कुछ है। तो वो सारी की सारी इक्विपमेंट से उनको इक्विप किया गया है। उनकी जो ट्रेनिंग्स है, वो बड़ी उम्दा दर्जे की है। उनको पहले यदि कोबरा में कोई आदमी जाता है, तो पहले वो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करता है कोबरा की। कोबरा है कि प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करने के बाद ही उसमें पास होता है, तो वो फिर कोबरा के अंदर जाके फिर वो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग ये क्या मतलब होता है? इंडक्शन मतलब किसी में जाके काम करना। जाने से भी पहले की ट्रेनिंग है ये पहले ट्रेनिंग? ट्रेनिंग करेगा, फिर जाएगा उसके अंदर। हाँ, तो पहले प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, फिर वो जाएगा। क्या कराते हैं उसमें प्री सब इंडक्शन ट्रेनिंग? कुछ इट इज़ अ काइंड ऑफ कोबरा कमांडो कोर्स। हाँ, सब कुछ तो आई एम श्योर आप नहीं बता सकते लेकिन मतलब नहीं, 1-2 ऑफ उसमें द बताने ट्रेनिंग का कुछ नहीं, उसमें यदि आप जितनी भी एक यूँ बोल सकते हो कि ज़िंदगी आपकी आपकी ज़िंदगी को उसमें नरक बना देते हैं। ज़िंदगी को नरक बना देते हैं। हाँ, आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है जब आपकी वो ट्रेनिंग हो रही होती है। आपको दौड़ना, भगाना, रेंगना, सब कुछ करना और फायर करना उसके अंदर। आपके वेपन्स की एडवांस ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर आपकी फील्ड टैक्टिक्स की एडवांस ट्रेनिंग्स होती हैं। रात को 2 बजे जगा देना, रात को तो बोले चलो भागो अभी ऑपरेशंस करना है, इस तरीके से करना है।
you know, all kind of things, all kind of आपको हर प्रकार की तकलीफ दी जाती दिस है। इज प्री इंडक्शन, इसके बाद भी श्योर नहीं है कि आप इंडक्टेड होंगे यदि या उसके नहीं अंदर आप होंगे। वो पास नहीं हो पाते तो आप नहीं होगी, आप नहीं जाओगे उसके अंदर, कोबरा के अंदर। सो इट इज, इसको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग को रियल टाइम सिनेरियो से कैसे रिलेट करेंगे? उससे ज्यादा बुरी होती है या क्योंकि मेरे ख्याल से देखो, रियल टाइम सिनेरियो को रेप्लिकेट करते होंगे, लेकिन रियल टाइम सिनेरियो को कोई रियल फोर्स से टाइम तो नहीं कर सिनेरियो सकता, कोई कोई आपको फोर्स ही नहीं कर सकता है। नहीं, वो उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपकी बुद्धि भी लगती है, आपका शरीर भी लगता है, सब आपके हथियार भी लगते हैं, सब लगते हैं। प्रीनर्वेशन ट्रेनिंग के अंदर आपको ये आता है कि वहाँ पे आपके साथ में क्या-क्या हो सकता है और उस टाइम पे आपको किस तरीके से एक्शन करना है, उस चीज़ की ट्रेनिंग की जाती है। ओके, हुँ। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मेरे ख्याल से लाइफ आज की डेट में आप देख लो, अब ये आर्मी के अंदर होती है, जैसे वहाँ पे हर एक अफ़सर को घातक कमांडो ट्रेनिंग करनी पड़ती है बेलगाँव में। घातक कमांडो ट्रेनिंग, आपने मूवी देखी प्रहार? प्रहार, प्रहार का वो उसके अंदर वो कमांडो ट्रेनिंग करने जाता है, वो दैट इज़ अ घातक ट्रेनिंग। और आपने ये देखो, इसमें एनएसजी के अंदर आप 3 महीने का कोर्स होता है, 90 डेज़ का। उसके अंदर आप वो बेसिकली आपको किसी अफ़सर, किसी भी आदमी को, सबको करनी पड़ती है। कोई भी आता माने, हाँ, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होते हैं तो उनको नहीं करनी पड़ती, Okay. जो फील्ड जॉब में होते हैं सबको करनी पड़ती है। मतलब यदि आप वहाँ पे ये मान के चलो आप 80 किलो के हो, अब वो कोर्स करने जाओ, कोर्स करके निकलोगे तो आप 55-60 किलो के हो जाओगे। वो बेसिकली गवर्नमेंट खर्चे पे आप वेट ट्रेनिंग आप अपना वजन मुझे लगता है मुझे भी वीरांगना ज्वाइन कर लेना चाहिए। दैट विल हेल्प मी फॉर श्योर। बहुत अरे इंटरेस्टिंग है। आदमी की ये हड्डियां दिखने लगती है, हम्म, कुछ नहीं आता, आदमी बिल्कुल एक सूख के कांटा हो जाता है। सूखे काट, लेकिन मुझे लगता है जो फिर भी रह जाते हैं वो एक क्या चीज है जो आपको बोलती है कि नहीं करना है, अभी भी करना है, आपकी लिमिट्स टेस्ट हो सकती है, हो चुकी है, लेकिन आई स्टिल बी देयर। देखो स्मृति, मैं ये बोलूँगा कि जब हमने बेसिक ट्रेनिंग करी थी, आज के लड़के भी, आज की आप लड़के देखो, अलग-अलग अपनी ज़िंदगी, अपने गाड़ियों पे स्टिकर लगा के घूमते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप पे अलग डिफरेंट डिफरेंट डीपी लगा के घूमते हैं, अपने आप को शेर बताते हैं, अपने आप को कुछ बताते हैं। जब ये कोर्सेज़ करते हैं आप, उसमें आपके शरीर की लिमिट्स मालूम पड़ती है आपको, मैं क्या कर सकता हूँ और कितना कर सकता हूँ और उसके बाद में मैं खत्म हूँ। कि तुम शेर हो या नहीं हो। हाँ, उसके अंदर आप यूँ बोलोगे साहब मैं तो ये कर दूँगा, अरे तुम बोलोगे मैं कर दूँगा तो करके दिखाओ यार। वहाँ तुम्हारे से करवाते हैं वो काम। और जब तुम वहाँ पे तुम बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर मैं दौड़ दूँगा 10 किलो वज़न लेके, जब मालूम पड़ेगा 2 किलोमीटर के बाद में तुम चारों खाने चित पड़े हो वहाँ पे। और उसके बाद में दौड़ना भी नहीं है। दौड़ने के बाद में बोलेंगे ये टाइम लिमिट है आपकी, इसके अंदर पहुँचना है। आप ये वैसे तो आप पैदल चल के भी चले जाओ, नहीं, आपको एक्सीलेंट में आना है, आपको वेरी गुड में आना है, गुड में आना है, सैटिस्फैक्टरी में आना है, उसके अंदर फेल है। तो उसके अंदर आता है ऐसा। तो सर, मैं आपको एक बड़ा हाँ, इंसिडेंट, आई थिंक वी हैव अ टाइम। बताइए। हाँ सर, बिल्कुल। ये चल रहा है, बोलिए, चिंता मत करिए। मैं बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद में मैं फील्ड में डिप्लॉयड हुआ था और 2003 के अंदर मैं कोर्स करने गया था। हमारा डब्ल्यू वेपन एंड टैक्टिक्स कोर्स होता है। उसके अंदर कोर्स के अंदर वो दौड़ना भगाना और फील्ड टैक्टिक्स वगैरह सब सिखाते हैं। उसके अंदर रनिंग भी होती है। उसके अंदर 3 रनिंग होती है। मेजर रनिंग तो डेली होती है, लेकिन मेन रनिंग होती है आपकी वेपन्स के साथ में। पिट्ठू के अंदर 8 किलो वज़न, वेपन्स वगैरह सब कुछ लेके, पानी की बोतल भरी हुई होनी चाहिए। कितना वजन होता होगा टोटल? वो आप मतलब आप मतलब कि 13 से 14 किलो वज़न की आप साथ लेके आपको दौड़ना पड़ता है। शुरू 10 किलोमीटर होती है, एक 15 किलोमीटर होती है और एक 20 किलोमीटर होती है। और उसका अंदर टाइमिंग होता है। कितने टाइमिंग में पहुँचोगे तो आप एक्सीलेंट होगे, इसमें वेरी गुड होगे, ऐसे-ऐसे होगा। तो वो कोर्स कर रहे थे हम। और कुछ टाइम बाद में, कोर्स के कुछ टाइम बाद में सबसे पहले रेस हुई हमारी 10 किलोमीटर की। अब वो देखो, लगता तो सभी है। अब वो फ़िटनेस में 10 किलोमीटर दौड़ना और उस टाइमिंग के साथ में दौड़ना, हम दौड़े। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई केम इनटू गुड। ओके। और चलो किसी तरह दौड़ा, सैटिस्फैक्टरी वापस, चलो गुड तो आ गए यार, फेल तो नहीं हुए। लेकिन क्या होता है कि बैचमेट्स थे सारे के सारे, और उसके अंदर मेरी वाइफ भी मेरे साथ कोर्स करने गई थी। हमारे को वहाँ पे वाइफ भी थी, वहाँ हमारे को रूम दिया हुआ था, उसमें रहती थी वो।
मेरा एक दूसरा बैचमेट था, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जिगरी था। वो बहुत अच्छा दौड़ता था, वो एक्सीलेंट के अंदर आया है। उस कोर्स के अंदर एक फीमेल ऑफिसर भी थी, वो फीमेल्स का टाइम अलग होता है, वो फीमेल ऑफिसर भी वेरी गुड में आई। वो मेरे से पहले मेरे घर पहुंच गया, मेरी वाइफ से बोलते हैं कि यार ये चेतन चीता क्यों लिखता है, ये चीता कहाँ है? मालूम है इसकी आज ग्रेडिंग क्या आई है? वेरी, इसकी ग्रेडिंग गुड आई है। इससे तो लड़कियां ज्यादा अच्छी है, इसकी वेरी गुड आई है। साला तू चीता, फालतू चीता मत लिखवा तू। फिर आपका चीता जागा? नहीं मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो उसने मेरी, मैं पहुंचा वहां पे और तब तक वो मेरी वाइफ को इतना भर चुका था और मेरे सामने बोला कि आ गया चीता, आ गया, पूछो इससे। अब मैं उसको क्या बोलता, मैं मन तो कर रहा था उसको मैं दो जूत मारूं, गाली दूं, लेकिन वाइफ भी वहां थी, वो क्या कहो के सब चला गया। मेरी वाइफ ने मेरे से बोला कि, वाइफ तो समझ चुकी थी कि मेरे को चेतन को चिढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उसके बाद मैं आया 15 किलोमीटर कुछ दिन बाद में। फिर इस टाइम में पहले से मैं था कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरे को गुड से अपनी ग्रेडिंग अच्छी करनी है, नहीं तो इस फिर आएगा मेरे पास में, मेरे घर में आके फिर बोलेगा इसकी इतनी बेकार ग्रेडिंग है ये। एंड आई टेल यू, स्मृति उसके अंदर हम दौड़े और मैं बहुत अच्छा दौड़ा और आई केम इन दिस एक्सेलेंट टाइमिंग। फिर मैंने घर के आके बोला मैं एक्सीलेंट में आया एंड दैट वाज 50 किलोमीटर्स। वो अलग बात है कि हालत खराब हो जाती है उसके बाद। अब जब चीता की बात आई गई है तो सर ये चीता नाम आपका है पड़ा, आपके दोस्तों ने दिया, कैसे? तो वेरी इंटरेस्टिंग नेम, मतलब चीता सनड्रीम मैंने तो नहीं सुना, आपकी पर्सनालिटी के साथ जाता है। अब ये गुड लक है या आपको दिया गया है? मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे साथ प्रश्न मेरे से बहुत ज्यादा पूछा गया था इसके बाद में। ये मेरा गोत्र है। मेरे फादर का नाम रामगोपाल चीता है। चीता हम मीणा कास्ट के होते हैं राजस्थान के, तो उसमें एक गोत्र होता है। ओके, तो मेरा गोत्र चीता है और ये कह सकते हो कि मैंने अपने नाम को साबित किया। आपने अपने नाम को साबित किया, बिल्कुल नाम पे खरे उतरे। तो आपने सिद्ध किया कि ये गोत्र के लीनिएज जो है चीता ही है। यस यस यस। एंड इट्स एन एग्जांपल फॉर द लीनिएज, राइट? आगे जो आ रहे हैं नहीं, कहीं मेरे को पूछते हैं तो बोले कि यार चीता, मैं फिर उनको मजाक बना के बोलता है यार, मैंने कहा जंगलों में आजकल शिकार ज्यादा होते तो आजकल हम शहर में आ गए, इसलिए मैं शहरी हूँ, चीता हूँ। आई थिंक इट सूट्स यू वेरी वेल, मतलब थैंक यू। एब्सोल्युटली। तो सर 2017 में जाना चाहेंगे अब? आप कहीं भी ले जाइए, हम चले जाएंगे। Let's talk about, what should I call it? It was, should I call it a beautiful day? It was a Eventful day? eventful day. Eventful day? Eventful day. Yes. You want to know about 2017 incident? 2017 के बारे में बात करते हैं सर, और उसकी लाइफ, उसके बाद तो श्योरली लाइफ चेंज हो गई, आपकी भी चेंज हो गई, बहुत ज्यादा चेंज हो गई। बहुत चेंज। उसके बारे में थोड़ा आप शुरू करिए, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं वहां से शुरू करता हूँ। मैं एकदम से इंसिडेंट पे नहीं लेके जाऊंगा। मैं उसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि ये पहले मैं आपको लेके जाऊंगा कि मेरा 2016 के अंदर मैं दिल्ली में पोस्टेड था, यहीं इसी कैंपस के अंदर, और मेरा यहाँ से प्रमोशन हुआ एज ए कमांडेंट इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2016। ओके। और मेरे को 45 बटालियन वाहिनी का कमांडेंट बना के भेजा गया। बटालियन बांदीपुरा कश्मीर के अंदर तैनात थी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कर रही थी। बिकॉज वो अक्टूबर जो था मिड सेशन था बच्चों के लिए, मेरी फैमिली यहीं थी, तो मैंने अपनी फैमिली को यहीं छोड़ा और मैं अकेला जाके मैंने चार्ज ले लिया और वाइफ को ये बोल के कि मैं बाद में आपको बुला लूँगा वहाँ पे। जब मैं गया तो जैसे फितरत के हिसाब से मैं डेस्क ऑफिसर नहीं हूँ, मैं पहले बताता हूँ, मैं फील्ड ऑफिसर हूँ। तो मैं जैसे गया तो मैं बटालियन के अंदर जाके मैंने चार्ज लिया और चार्ज मैंने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लिया था और मैंने अपना काम वहाँ पे अपने आप को, चीज़ों को, इलाके को समझना, वहाँ पे क्या क्या मिलिटेंसी है, क्या क्या काम करते हैं, कैसे मॉडल्स ऑपरेंडी, ये सब समझना चालू किया और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और उस हिसाब से जैसे जैसे खबर मिलती गई वैसे वैसे हम ऑपरेशन करते गए। तो मेरे को याद है कि मैं फेब 2017 तक हम 7-8 मिलिटेंट वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर चुके थे लश्कर-ए-तोयबा के। ओके।
वहाँ हमारे नॉर्मली जॉइंट ऑपरेशन होते थे 13 RR के साथ में, पुलिस के साथ में, तो उसके अंदर हमारा न्यूट्रलाइज कर चुके थे। नाउ द फैक्ट इज दैट कि नाउ यू कम टॉक अबाउट, आप बात करते हैं वो इवेंटफुल डे की। दैट वाज वो था वैलेंटाइंस डे 2007 2017 हाँ, वैलेंटाइंस डे 2017। सब यूजुअली वैलेंटाइंस डे पे आज की जनरेशन के लिए आप गुलाब का फूल लेके निकलते हो, कार्ड लेके निकलते हो, ये अपनी बंदूक लेके निकले थे देश के लिए। यस। तो प्यार बहुत तरीके का होता है, प्यार आप कहाँ अपना दिखाते हो उस पर डिपेंड करता है। और मैं आपको ये बता दूं, नॉर्मली मैं जब भी ऑपरेशन करने जाता था तो मैं घर पे कभी नहीं बताता था कि मैं ऑपरेशन जाता हूँ, कि मेरी फैमिली परेशान हो जाती थी। मैं ऑपरेशन करके जब वापस आता था तब मैं बताता था कि यार आज हम ऑपरेशन पे गए थे और हमारे को ये सक्सेस मिली, एंड विश में ओके, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल, बताना नहीं बताना होता नहीं है, नहीं आप नहीं नहीं, हम जाके बता नहीं देने बताते। परेशान हो जाती थी बिल्कुल, वाइफ। बिल्कुल। लेकिन उस दिन जाने क्या हुआ, तेरा नाइट 13 में रात को सोने से पहले हमेशा अपने घर में फ़ोन करता। दिन में तो जो फ़ोन होते हैं वो तो हो ही जाते थे, लेकिन रात के एक कस्टमर ही था तो मैं फ़ोन करता था। तो मैं 13 तारीख को सिविल पुलिस के पास में इंफॉर्मेशन आई कि हमारे कैंप से 10 किलोमीटर दूर हाजिन करके एक एरिया है, कस्बा है, वहाँ पे मिलिटेंट आएंगे, रात को रुकेंगे और सुबह तक रुकेंगे। वहाँ जाके हमारे को ऑपरेशन करना है, जॉइंट ऑपरेशन का, CRPF, RR का और सिविल पुलिस का। मैंने रात को 9:30-10 बजे के आसपास अपनी वाइफ को फ़ोन किया और बात नॉर्मल हुई। और फिर ना उसको पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्या चली, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने, उमा विश मी गुड लक। बोले क्यों? मैंने, कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ और मेरे को तुम्हारी गुड बेस्ट विशेस चाहिए। और सामने से बिल्कुल सन्नाटा, एंड वो उसने कुछ भी नहीं बोला मेरे को। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो वहाँ से गुस्से में आवाज़ आई, चेतन, अब तो तुम कमांडेंट बन गए हो, तुम्हारे नीचे इतने सारे अफसर काम करते हैं, तुम अभी भी बंदरों की तरह क्यों जम मारते हो? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार उमा, बंदर वाली बात नहीं है, मैं कमांडिंग ऑफिसर इस बटालियन का। मैं इसका कमांडिंग ऑफिसर का मतलब ये, ऑपरेशन में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं राजा हूँ, मैं तलवार लेके सबसे आगे दौड़ूंगा और सब पूरी फौज मेरे पीछे। फिल्मों में होता है, एक्चुअली नहीं होता। मैं वहाँ जाके ओवरव्यू करूंगा ऑपरेशन का, सब ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद मी, शी पुट द फोन डाउन। उसने फोन नीचे पटक दिया। मैंने 2-3 बार किया, उसने कॉल उठाया नहीं। बीवी की बात माननी चाहिए थी। फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाते यार। मेरी गलती हो गई कि मैंने उसको बोल दिया ऐसा। तो सुबह सुबह हम 4 बजे के आसपास ऑपरेशन पे निकल गए। लश्कर के बंदे थे वहाँ पे, लश्कर तैयबा के। तो हमने 5 बजे उन पे घेरा डालना चालू किया और सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे अंधेरा था। एंड इट्स फरवरी, तो मतलब दिन में तो अरे यार ठंड होगी, गजब की ठंड थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते ठंड कितनी रहती है। पूरे लाद के बुलेट प्रूफ वगैरह पहन के सब हमारे, तब भी ठंड नहीं रुकती थी हमारी। तो हमने घेरा डालना चालू किया उसके मकान के। हमें पक्का इन्फॉर्मेशन थी इस मकान में आएंगे, पक्की खबर थी हमारी। हम गए, हमने RR ने दोनों ने घेरा डालना चालू किया। जब हम घेरा डाल रहे थे उनके ऊपर, कॉर्डन कर रहे थे, मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि फौज आ गई है। अच्छा, क्योंकि वो भी जब रात को सोते हैं तो उनमें भी कोई ना कोई संतरी रहता है, राइट। तो उनको पकड़ लग गया और वहाँ जबरदस्त फायरिंग चालू हो गई। अब अंधेरे में फायरिंग हो रही है, दाएं दाएं दाएं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना खौफनाक मंजर होता है वो। कितने थे सर आपके ग्रुप में? और नहीं, वो तो हमारी तो हमारी क्यूएटी थी, RR के थे बंदे, सिविल पुलिस के भी थे, काफी थे। ऑलमोस्ट हो गए वहाँ पे, मोर देन 100 पीपल्स थे वहाँ। मोर देन 100 पीपल। या लेकिन वो जगह होती है जहाँ जितनी रिक्वायर, थोड़ी धावा बोल रहा है वहाँ पे, तो जितनी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे 20 आदमी लगेंगे वहाँ 20 ही आदमी भेजे जाएंगे, जहाँ 5 चाहिए वो 5 ही रहेंगे। तो कुछ काफी सारे रिजर्व भी होते हैं उसके अंदर। उन्होंने फायरिंग करनी चालू कर दी, इधर से भी जवाबी फायर चालू हुआ। उसके अंदर RR के 3 बंदे डेथ हो गए, दे डाइड। और उनके कई जवानों को गोली भी लगी, उनके अफसर को पेट में गोली लगी। और सिचुएशन वाज बहुत टेंशन हो गई थी वहाँ पे। अब बात ये थी कि वहाँ पे मैं था सीनियर मोस्ट अफसर अवेलेबल।
अब नाउ सिचुएशन हमारे पास ये थी कि मिलिटेंट्स के पास में जब भी उनको होता है कि जब फौज आ गई है तो पहला काम उनको दिमाग में यही आता है, भागो यहाँ से। तो नहीं तो हम डेफिनेटली फाइट करेंगे तो वो फाइट बैक करेंगे और हमारी नाउ अल्टीमेटली कैजुअलिटी तो होना वाजिब है यदि वो फाइट बैक है, अनटिल यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं। तो मेरा था अंदर घुसने का पर्पस कि वो भागे नहीं, रेड मारनी, दूसरी इवैक्यूएशन करना, जो इंजर्ड हुए हैं, जो सोल्जर्स वगैरह उनको इवैक्यूएट करना। जब मैं अंदर घुसा तो मेरा एक मिलिटेंट वहाँ भागने की कोशिश करी, उसका मेरे साथ में आमना सामना हो गया। तो वो मेरे से कम 40 फुट की दूरी पे था। उसने AK-47 थी उसके पास से, AK-47 थी, मेरे पास भी आप AK-47 थी। दोनों के पास ही AK-47 थी। लेकिन उन दोनों में अंतर ये था कि मैंने तो बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, बुलेट प्रूफ हेलमेट पहना हुआ था, उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। तो उसने अपनी मैगजीन मेरे पे खाली कर दी, मैंने अपनी मैगजीन उस पे खाली कर दी। तो मेरे को 9 गोलियां मेरे शरीर में लगी, 9 9 बुलेट्स। ये सी बुलेट्स हैं, ये यहाँ सर पे भी लगी, पेट में भी लगी, हिप पे लगी, एक गोली अभी भी अंदर है। चीता ऐसे ही बोलते हैं। सो उसके अलावा मेरे पास मेरे बुलेट प्रूफ और हेलमेट वगैरह पे टोटल 15 गोलियां और थी। 15 + 9 15 + 9। वो भी गिरा, मैं भी गिर गया वहाँ पे। लेकिन दोनों गिरने में अंतर ये था कि मेरे वाइटल ऑर्गन्स से मेरा हार्ट था, मेरे लंग्स थे और ये पोर्शन मेरा, क्योंकि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, मैं बच गया। पेट में ज़रूर लगी, यहाँ पे पेट में लगी और वो मैंने उसको मार दिया। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि जब पहला हिट हुआ था, जब आर्मी सोल्जर्स को गोली लगी थी RR वालों को, तब उन्होंने अपने रियर में हेडक्वार्टर में कश्मीर में खबर भिजवा दी थी कि वहाँ पे मेडिकल इवैक्यूएशन होना है, कैजुअल्टी हो गई है। तो जब मैं गिरा, जब मेरे को गोली लगी, उस टाइम पे उनका चॉपर ऑलरेडी हवा में था। तो मैं जल्दी से मेरा इवैक्यूएशन हो गया। मेरे को तुरंत इवैक्यूएट करके वहाँ बदामी में आर्मी के जो बेस हॉस्पिटल है बदामी बाग कैंप के अंदर, उसमें लेके गए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैक्सिमम कैजुअल्टीज वहाँ पे, उनका काम ही यही है। बदामी बेस कैंप है, बदामी बाग, बांदीपुरा में नहीं, बांदीपुरा में नहीं, श्रीनगर में। श्रीनगर में उनका मेन हेडक्वार्टर वही है। ओके। वहाँ लेके गए, उनका बेस हॉस्पिटल था वहाँ पे, वहाँ मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो वो मेरा मॉर्निंग का वो था। सो वो जब हिट हुआ आपको एंड यू वर स्टिल फाइटिंग, तो 15 बुलेट, मतलब वो जो पहला शॉट आपको लगा था, तो वो कैसा फील, मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग, क्योंकि हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्मृति, बात ये है कि जब मतलब आप हीट ऑफ द एक्शन में होते हो, तो हाँ, कुछ थॉट चलता है या फिर कुछ भी नहीं चलता है, जस्ट यू हैव टू फायर? शरीर बोलती है आपको गोली लगी है, दर्द बोलता है आपको गोली लगी है। जब आप गीला महसूस करते हो, आपको लगता है कि ब्लड निकल रहा है। लेकिन आज टाइम पे आपको अपना मिशन दिखाई देता है कि बस लग रहा है तो ठीक है, आपको ये बस ये हो रहा है कि वो साला हरामजादा बच के भागना नहीं चाहिए। लग रहा है तो ठीक है, ओके। मैं जस्ट फील करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ऑब्वियसली लगा है कि आपको झटका लगा है, आपको हिट हुआ है, आपकी बॉडी में से फ्लूइड निकल रहा है। उस टाइम पे दर्द का रियलाइजेशन उस टाइम पे ये भी नहीं देखते यार यहाँ क्या लगा, यहाँ बस बोला कि यहाँ दर्द हो रहा है, अच्छा यहाँ गोली लगी, यहाँ हो रहा है, यहाँ लगी है, बस। तो उस टाइम पे आप स्टिल यू आर फायरिंग ऑन द सामने वाला बंदा, तो आपको दर्द का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है? दर्द का रियलाइजेशन होता है, अच्छा रियलाइजेशन, मैं कह रहा हूँ दर्द बोलता है कि आपको गोली लगी है, ब्लड बोलता है आपको गोली लगी है, पेन बोलता है आपको गोली लगी है। लेकिन आप हीर उस मोमेंट के अंदर, आपके अंदर जो मकसद होता है सर्वोपरि होता है। मकसद सर्वोपरि होता है उस टाइम पे। आपका जो रीजन है वो सबसे होता है। यदि एक बार बताओ, वो चीज है, कई बार आज के आप यंगस्टर्स वगैरह में देखिए, जरा सी चोट होती है, बच्चे बिलक बिलक के रोने लग जाते हैं। अब कई बच्चे हैं जो चोट में, लेकिन उस टाइम पे होता है कि भैया मेरे को ये काम खत्म करना है, उसके बाद में बाकी चीजें बात करेंगे, वो चीज होती। एंड फॉर यू, जो कॉमिक केस था वो उस चीज का, वो तो हो गया, मैं चला गया वहां पे बदामी बाग कैंप के अंदर। आई एम जस्ट थिंकिंग दैट यू आर स्टिल कॉलिंग इट अ कॉमिक केस। नहीं, कॉमिक बाद बता रहा हूँ, कॉमिक क्या हुआ था।
लेकिन जो मेरे घर में हुआ बहुत कॉमिक था वो। सुबह 8 बजे तक मेरे घर में मालूम नहीं था मुझे गोली लगी है। मेरी फैमिली यहाँ दिल्ली में थी, इसी कैंपस में, अच्छा, इसी कैंपस। उसी घर में जिस घर में मैं अभी रह रहा हूँ, सेम हाउस। ओके। 8 बजे यहाँ पे डीआईजी को मालूम पड़ा कि चेतन के साथ ऐसा हुआ है, खबर आई। तो यहाँ पे डीआईजी की वाइफ और यहाँ के 3-4 अफसर मेरे घर पहुंचे, और उसके साथ में कुछ और लेडी वाइफ्स। मेरी वाइफ को बताया 8 बजे कि चेतन चेतन का इनकाउंटर हुआ है, उसको गोलियां लगी है और हिज कंडीशन इज क्रिटिकल। एंड डेफिनेटली घर में तो जब आप बताओगे इस चीज को, तो अब क्योंकि मुझे प्लेस ऑफ इंसिडेंट से वहां से इमिडिएटली उठा के मेरे को चॉपर से लेके गए थे। किसी को नहीं मालूम था एक्सटेंट ऑफ इंजरी क्या है, कितनी गोलियां लगी है, कहाँ लगी है, कुछ नहीं मालूम था। तो इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन होता है कि कितनी चोट लगी है, कितनी गोलियां लगी, कहाँ लगी है। नोबडी वाज एबल टू, किसी ने नहीं बता पा रहे थे वो बात। और ये भी होता है कि मेरी वाइफ ने मेरे बैचमेट्स वहाँ कश्मीर में उनको फ़ोन करके पूछने की कोशिश की, किसी को नहीं मालूम था। तो 11 बजे तक तो मेरी वाइफ को ये लगने लगा था कि शायद चेतन की डेथ हो गई है और ये मुझे जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, धीरे-धीरे बाद में बताएँगे। तो मेरी वाइफ ने 11 बजे के आस-पास ये जिद पकड़ ली, मेरे को अभी तुरंत श्रीनगर जाना है। नाउ दिस इज़ अ फनी इंसिडेंट। बोला यहाँ ऑफिसर्स को मेरा रिजर्वेशन करा दो फ्लाइट के अंदर, मेरे को तुरंत अभी श्रीनगर जाना है, मेरे को चेतन को देखना है। मैंने कोशिश करी, मालूम पड़ा कि जो 1:30 बजे की एक फ्लाइट थी गोएयर की, उस फ्लाइट के अंदर सीट्स फुल थी, कोई भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं था। एंड वो चीज़ें मेरी वाइफ को कन्वे कर दी गई, वो मैडम वो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं मिल रहा है, आप मुझे तुरंत मेरे को गाड़ी प्रोवाइड करो, मेरे को एयरपोर्ट जाना है। उसने बोला कि मैं कुछ ना कुछ करके हुक एंड क्रुक से वहाँ टिकट वगैरह निकलवा लूँगी। क्योंकि उसमें उस टाइम में इमोशनल स्टेट वाइफ की बहुत ही डिफरेंट थी। रास्ते में उसने अपने 2-3 फ्रेंड्स को फ़ोन किया जो एयरलाइन बिजनेस में थे, पायलट्स थे और दूसरे थे, कि उन्होंने बोला कि चेतन के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि तुम अपना इन्फ्लुएंस करके मेरा टिकट करवा सकते हो किसी तरह से। फाइनली शी रीच्ड द एयरपोर्ट। ओके। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो उसके पास में एक बंदे का फ़ोन आया। वो फ़ोन किसका आया आज तक हमें नहीं मालूम, बट जो भी जिसका ही फ़ोन आया था वो वीवीआईपी था कोई। उसने मेरी वाइफ को फ़ोन किया और उस बंदे का टेलीफ़ोन नंबर मेरी वाइफ के फ़ोन नंबर पे सेव भी नहीं हुआ। अच्छा। उसने बंदे ने फ़ोन किया और मेरी वाइफ से पूछा, उमा सिंह जी आप श्रीनगर क्यों जाना चाहती है? तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में कमांडेंट है, उनका आज इनकाउंटर हुआ है, वो इंजर्ड हुए हैं, मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। तो मैडम तो दिक्कत क्या आ रही है? बोले कि मेरे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला कि मैडम आप चिंता मत करिएगा, आपका रिजर्वेशन हम करा देंगे, आप श्रीनगर जाओगी अभी। मेरी वाइफ ने पलट के बोला कि जो प्लेन है वो सील हो चुका है, वो टैक्सी होके उड़ान भरने के लिए वो जा रहा है, एयर स्ट्रिप पे जा रहा है। उसने बोला कि मैडम आप क्यों चिंता करिए, प्लेन उड़ भी जाता ना, मैं वापस उतार के उसको अंदर आपको बिठा के भेजूंगा। सी द पावर ऑफ दैट मैन। उस बंदे ने प्लेन रुकवा दिया। वो बंदा, एक बंदा अंदर से आया दौड़ता हुआ, मेरी वाइफ को बोर्डिंग कार्ड दिया। उसका पैसा किसने दिया आज तक हमें नहीं मालूम। आज तक ना आपको पैसा पता, ना वो ना बंदा कुछ कौन नहीं था, पता, कुछ नहीं बंदा मालूम। कुछ नहीं मालूम हमारा का। उस ही डिड दैट। मेरी वाइफ को उस प्लेन में बिठाया, मेरी वाइफ उस प्लेन में बैठ के और वो शी वेंट टू द श्रीनगर। जब श्रीनगर पहुंची तब तक वो वहाँ दिल्ली श्रीनगर में मालूम पड़ चुका था मेरे बैचमेट्स को और अफसर्स को कि वो चेतन की वाइफ आ रही है, तो सारे के सारे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे उसको रिसीव करने के लिए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पे श्रीनगर एयरपोर्ट की कंप्लीट सिक्योरिटी सीआरपीएफ के पास में थी, वहाँ पे सीआईएसएफ नहीं थी। ओके। तो वहाँ पे ही मेरी वाइफ को रिसीव किया उन्होंने और बोला कि मैडम आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चेतन का ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, वो उसको वहाँ से अभी लेके आने वाले हैं एयरपोर्ट में, क्योंकि श्रीनगर दिल्ली से एयर एम्बुलेंस आने वाली है। चेतन को अभी तुरंत इवनिंग के अंदर दिल्ली लेके जाया जाएगा एम्स हॉस्पिटल के अंदर। शी वॉज वेटिंग देयर। शाम को 4:30 बजे मेरे को चॉपर से लेके आए श्रीनगर एयरपोर्ट पे। मेरी वाइफ को बोला गया कि मैम चेतन आ गया है, आप जाके मिल लीजिए उनको। मेरी वाइफ ने मुझे बताया
कि चेतन मैं घबरा रही थी इतना ज़्यादा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं तुम्हें ताबूत में देखूंगी तुम्हारे को स्ट्रेचर में देखूंगी। बोलती कि मैं डरते डरते, तुम चॉपर में थे, इंडियन एयरफोर्स का चॉपर था वो, मैं चॉपर में चढ़ी तो मैं देखती हूँ सामने स्ट्रेचर पे तुम लेटे हो जमीन पे, दुनिया भर के तुम्हारे शरीर में पूरी पट्टियाँ बंधी हुई है और तुम्हारे को पूरे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हमारे लगे हुए हैं, और तुम्हारे बगल में एक यूनिफॉर्म के अंदर एक आर्मी डॉक्टर बैठा हुआ था। तो मैं वहाँ खड़े खड़े, मतलब लिटरली खड़े होके वहाँ पे काँप रही थी, और वो डॉक्टर ने मेरी मनोस्थिति समझी और वो उठ के आया मेरे पास में, मेरे से बोलता है कि मैडम आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हस्बैंड जिंदा हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को वहाँ तुम्हारे पास लेके गया, मेरे हार्ट पे एक हाथ रखवाया, बोले मैम आप इनकी हार्ट बीट फील कीजिए, मैम ये मॉनिटर है, ये पे भी देख कीजिए, इनकी हार्ट बीट चल रही है। जब उन्होंने उसने महसूस किया, देन शी वाज देयर, नो शी वाज इन रिलीफ की सांस ली कि नाउ ही इज अलाइव, नाउ ही विल बी दिल सेफ। की धड़कन अभी चल तो रही फिर शाम को मेरे को उससे एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले आए थे, उसी फ्लाइट के अंदर मेरी वाइफ भी आ गई, और मेरे को ऑलमोस्ट 40 डेज में अनकॉन्शियस स्टेट में था हॉस्पिटल में। 40 डेज आप कोमा में थे। कोमा कोमा इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर दैट, आप ये कह सकते हो मेरे को हाईली सिलेक्शन दिया हुआ था, अच्छा, क्योंकि मेरे को सिलेक्शन देने का मतलब ये होता है कि मेरे को मैं मूवमेंट नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, सो दैट मेरे वाइटल ऑर्गन्स ढंग से काम करते रहे। वही फीलिंग, तो अगर आप कोमा की स्टेट में नहीं थे, सेडेशन में थे, एनी काइंड ऑफ सेंसेशन, यू नो योर दोस 40 डेज यू डोंट रिमेंबर एनी। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। 40 डेज तक केवल मेरी वाइफ को आधे घंटे का टाइम मिलता था मेरे से मिलने के लिए, किसी को अलाउड नहीं था अंदर आना। 40 डेज के बाद में मेरे को होश आया, एंड फिर मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ में हॉस्पिटल में रहा था। 2 मंथ के बाद में मेरे को डिस्चार्ज मिला, और डिस्चार्ज मैं बहुत खुश था, डिस्चार्ज फाइनली मिल गया है। मैं घर पे आया था, घर पे भी मैं थोड़ा सा, वी वर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन कि मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे घाव वगैरह तो इतने भरे नहीं थे, तो प्रिकॉशंस पूरा लिया जा रहा था उस टाइम पे भी। तो डिस्चार्ज के वक्त फाइनली, बिकॉज दोस 40 डेज यू डोंट रिमेम्बर, तो जब आप कॉन्शियस स्टेट में आए होंगे, जब आपको फाइनली रियलाइज हुआ होगा, आपको वो बांदीपुरा वाला इंसिडेंट, मेरे को इंसिडेंट कुछ भी याद नहीं था। अच्छा इंसिडेंट भी याद नहीं था? नहीं था, मेरे को गोली लगी थी, वो धीरे धीरे मेरे को फ्लैशबैक्स जरूर आते थे, लेकिन अच्छा। वो काफी सारी चीजें मैं अभी भी रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। ओह! अच्छा, तो 40 डेज़ के बाद तो सडनली अगर आपको इंसिडेंट मेरा नहीं पहला आता, डायलॉग, मेरा जब मैं होश में आया था, तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ पट्टियां बंधी हुई है, मेरे हाथ के अंदर वो बड़े बड़े वो छड़ें लगी हुई थी, मेरे आंख में ये बंद लगा हुआ था, पूरा सर पे पट्टी बंधी हुई थी, मैं यूं था लिटरली। तो मैं देखा, आँख खुली धीरे धीरे, मेरे बगल में मेरी वाइफ बैठी थी, मेरा एक बहुत फास्ट फ्रेंड है शिव शक्ति, वो बैठा हुआ था और बैठे थे। तो मैंने, मेरा पहला क्वेश्चन उसके साथ में ये था, उमा मैं यहाँ पे क्यों हूँ? लाइक पिक्चर वाला डायलॉग ठीक होता है कि क्या हुआ है, मैं कहाँ बिल्कुल, हूँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों हूँ मैं और मेरे क्यों? साथ क्या हुआ है? दैट वाज माय आंसर। तो उनको भी ये लगा, क्योंकि डॉक्टर जब मेरे को, मेरा, आप रिमेम्बर करिए, देख सकते हैं मेरे ये पूरा ऑपरेशन हुआ सर का, क्योंकि गॉड। घर वालों को जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, जब मैं कोमा हुआ अनकॉन्शियस स्टेट में था, तो डॉक्टर्स ने बोला था इनके सर में चोट लगी है, वी डोंट नो हाउ ही विल बिहेव व्हेन ही विल गेट अ कॉन्शियस स्टेट। जब कॉन्शियस आएगा कैसे होगा, घर में दिमाग में क्या है। लेकिन आप अपने फैमिली वालों को रिकॉग्नाइज कर नहीं पाए नहीं, थे, सब वो कर लिया था। सब- बाकी सब याद था, उस टाइम पे कुछ नहीं था ये। फिर वो बच्चे मेरे जो दोस्त थे, मेरी वाइफ थी, वो डर गए थे कि ये याददाश्त खो गया है क्या, और वो मेरे से क्वेश्चन करती, चेतन तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मैंने कहा तो उमा हो। दी ये कौन है? मैंने कहा शिव शक्ति है। वो तो वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछने लगे मेरे से। तो एनीवे, वंस दे सेटिस्फाइड देन दे टोल्ड मी फ्यू थिंग्स, धीरे धीरे फिर वो चीजें आई सब। माय गॉड सर, मैं क्या बोलूँ, मतलब देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, एज जस्ट अ वेरी नॉर्मल पर्सन, लोग एक गोली के बाद नहीं जिंदा रहते हैं। दिस वाज 9 बुलेट्स। आपको क्या लगता है 40 डेज का तो ऑब्वियसली आपको उस टाइम पे नहीं याद था। उस टाइम पे आप एक जज्बे के साथ आगे बढ़े और आपने किया। वो क्या था जो आपको लगता है दैट मेंटल, ऑब्वियसली इट हैज टू बी मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी क्या पीछे की हिस्ट्री रही होगी, आपकी ट्रेनिंग रही होगी, व्हिच मेड यू श्योर कि आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो और वापस आए? देखो, व्हिच मेड यू दैट दैट चीता? आई थिंक दैट वाज, मेरे में अंदर शुरू से था
एक फोर्स, एक फौजी होने का, मैं ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक फौजी, फौजी एक सोल्जर। आई एम अ सोल्जर। once a soldier always a soldier. हाँ, आई एम अ सोल्जर, आई एम अ सोल्जर। सोल्जर के अंदर मेरे को अफसर बना दिया, वो बात अलग है। जो मैं Okay. लेकिन मैं सोल्जर हूँ और मेरे अंदर वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड शुरू से था। और एक जज्बा था देश के लिए काम करने का। देश के लिए तो हर कोई काम करता है अपने अपने तरह। डॉक्टर भी देश के लिए काम करता है, एक इंजीनियर भी देश के लिए काम करता है। मेरे को यूनिफॉर्म पहन के देश के लिए काम करना था और मैंने वो काम किया। और दूसरी बात आपने जो पूछी मेरे लिए, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है हर फोर्स के लिए, दैट इज़ ट्रेनिंग। और मेरे को लगता है कि जो ट्रेनिंग ने मेरे को अंदर जो वो चीज़, जो क्वालिटीज़ डाली है और जो एक सोल्जर बनने की, तो वो एक बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त में मेरे अंदर काम आई। और लाइफ लॉन्ग है मेरे ख्याल से, वो सिर्फ फोर्स में नहीं, मेरे ख्याल से आपको जिंदगी के हर पड़ाव पे वो चीजें आपको साथ देती हैं कहीं ना कहीं पे जाकर। क्योंकि जो आपको प्रोफेशनल नॉलेज दी गई है, आप उन्हीं उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, उसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए आप फील्ड के अंदर अप्लाई करते हो उनको। तो वही चीज़ है। तो जो सिखलाई मेरे को मिली है, जो ट्रेनिंग मेरे को मिली है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए और जस्ट जो एटीट्यूड और जो जज्बा मेरे अंदर था, उसका दोनों का मिश्रण बना के मैं बोल सकता हूँ जो मैंने फील्ड में किया, उसी के अंदर, उसी के लिए मेरे अंदर आत्मविश्वास है। कोई आज मेरे सामने कोई सिचुएशन देता है, कोई मेरे को ऑपरेशन मेरे पास सामने आता है, तो मैं वहाँ पे निर्भय होके जाता हूँ। यस, ये तो नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं समझ सकता, मैं ये नहीं समझता कि उसके अंदर खतरा कितना है, मैं खतरे को समझता हूँ। लेकिन मैं खतरे को समझते हुए उसकी तैयारी भी करता हूँ। टेकिंग कैलकुलेटिव स्टेप्स, यस, प्रॉपर रिस्क असेसमेंट एंड लास्ट देन मिनट, प्लानिंग द एक्शन। यस, लेकिन ऑपरेशंस के अंदर कभी भी कहीं भी बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं। आप हर चीज़ आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। बिल्कुल। इस ऑपरेशन के अंदर भी ऐसा हुआ था। कहीं न कहीं मेरी प्लानिंग गलत हो गई थी या जो भी हुआ था, हमारी प्लानिंग गलत हो गई थी। जहाँ उन्होंने फायर किया, जब अंदर गए थे, सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो हमको हमारे को हमारी इतनी कैजुअलिटीज़ हुई। हम तो ये सोच के गए थे कि हमारा एक भी नुकसान नहीं होगा और हम अपना काम, मकसद पूरा करके वापस आ जाएँगे। लेकिन ऐसा होता है कई बार। बिल्कुल। Then things go south on you. Then fact is that how you fight back. फिर चीज़ों को आप, तूफान को वापस कैसे मोड़ते हो वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि इतने टाइम जैसे आप आफ्टर 40 डेज आप घर आए, फिर आई 2 थिंक मंथ्स, 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स यू केम होम। हाँ, तो उसके बाद जो भी रिकवरी में टाइम लगा, व्हाट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल एंड इम्पैक्ट आप पे रहा? मतलब फाइनली यू रियलाइज, धीरे-धीरे आपने वो रीगेन किया वो मोमेंट, रिकवरी, इमीडिएटली आपको ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं हूँ ऑफिस, व्हाई आई एम नॉट रिज्यूमिंग? नहीं, नहीं, क्यों? वो तो मैं समझता था। मेरी लिमिटेशन में समझता था कि मैं अभी इंजर्ड हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल लग गया था वापस आने में, ड्यूटी जॉइन करने में। और जब रिकवरी स्टेज के अंदर था, मेरे को चोटें वगैरह लगती है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो मेरा ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है। हुँ, कि मेरी जॉब के अंदर मैं जानता हूँ कि एक काम, ये चीज़ हो सकती है। चोटें तो मेरे पास में भी लगी है अलग-अलग जगह, लेकिन इतनी फैटेलिटी के साथ में कभी नहीं लगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरे को दुःख हुआ था मेरे इस ऑपरेशन के अंदर, जो मेरे को शुरू में, मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि लोगों ने मेरे को, डॉक्टर्स, मेरी फैमिली ने मेरे को नहीं बताया मेरी आँख में क्या हुआ है। और जब मेरे आँख में पट्टी बंधी रहती थी तो मैं पूछा था उनको, कॉमन सी बात है, मैं पूछा मेरी आँख में क्या हुआ? उन्होंने बोले छोटी-मोटी चोटें खत्म हो जाएगी। और इसमें तो एक बात बोलूँ कि मैं इतना कमज़ोर था, सब कुछ था, मेरे को ये 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे। इवन मैं उठ के बाथरूम में जाता था, मेरे को लेके जाते थे, मेरे को मना किया हुआ था कि अंदर से बंद रहा, मैं लैच नहीं करूँगा। उनको डर लगता था कि मैं अंदर से गिर गया, मेरे साथ कुछ हो गया, इससे अंदर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसना पड़ेगा उनको। तो मैं दरवाज़ा लैच भी नहीं कर सकता था, मैं बाथरूम जाता था, फ्रेश होने जाता था, मैं बंदर दरवाज़ा खोल के रखता था, अंदर बंदा मेरे साथ खड़ा रहता था हमेशा वहाँ पे। लेकिन एक दिन मेरे को कुछ ऐसा, मेरे को हिंट लगा, आई ओवरहर्ड समथिंग कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद माय आई। रात में अंदर कुछ वाकई कुछ गड़बड़ है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बिस्तर पे, मैं वहाँ पे आईसीयू में लेटा हुआ था वार्ड के अंदर, मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने उस स्थिति का फ़ायदा उठाया, मैं धीरे धीरे चलता चलता बाथरूम में गया अकेला।
शीशे के सामने खड़ा हुआ, किसी तरह इसको मैंने उतारा और मैंने देखा अंदर तो कुछ भी नहीं है, गड्ढा है पूरा। और मैं देखा और आई वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन मुझे नहीं, मेरे को बैक इन द माइंड ये था कि शायद आँख का मेरा फुल आई ट्रांसप्लांट हो जाता है। अंदर कुछ नहीं मेरे, बस गड्ढा है अंदर। तो मैं वापस बैठ पाया। मैं सोच ही रहा था, जब वो मेरी फैमिली वापस आई तो मैंने अपनी वाइफ को, अपने दोस्तों को और उनको बताया और मैंने वो सीरियसली, मैंने कहा सच सच बताओ मेरी आँख के साथ क्या हुआ है। मैंने कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, मैं देख चुका हूँ अपनी, मेरी आँख के अंदर कुछ भी नहीं। देन दे टोल्ड मी द रियल थिंग, दे सेज कि चेतन तुम्हारी ये आँख खत्म हो चुकी है, तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व खत्म हो चुकी है। तो मैंने कहा इसका इलाज है? कहते ये डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, ऑप्टिकल नर्व टूट चुकी है और रेटिना रिप्लेसमेंट हो जाता है, फुल डाइट रिप्लेसमेंट बॉडी के अंदर अभी तक कहीं नहीं हुआ है। तो दैट वाज माय सडन डे व्हेन आई केम टू नो आई लॉस्ट माय आई, दिस इज माय आई। जब मैं फायर करता हूँ तो इसी तो आँख से देखता हूँ, ये मेरी आँख चली गई। तो दैट वाज अ थिंग। Handsome, you're still a warrior, you're still a cheetah. लेकिन वो धीरे धीरे हो जाता है यार, वो चलो कुछ You नहीं। served the purpose. I serve the purpose. You served I the did my purpose. duty very You well. did your duty. And we, of course, salute you for that. Sir, I think थोड़ा सा 2017 का इंसिडेंट था, दैट कश्मीर, उसके बाद आप गए कश्मीर? मैं कहीं नहीं, मैं तब से यहाँ दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, तो एनी कमेंट्स आप जो भी फिलहाल पॉलिटिकल सिनेरियो पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है, लेकिन डिफरेंसेस दैट यू सी इन दैट 2017 कश्मीर में जो कुछ हो रहा है अभी पॉजिटिव हो रहा है। जब से आर्टिकल 370 हटा है वहाँ से और वहाँ का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है, उसका फ़ायदा ये हुआ है, पहले कोई भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ज़मीन हमारी नहीं थी, वहाँ परचेज हम नहीं कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ परमिशन नहीं देती थी उन चीज़ों की। वहाँ पे उस टाइम पे ले दे के एक या दो वहाँ पे 5 स्टार होटल थे, उनके भी ऑर्डिनरी टाइप के 5 स्टार होटल थे। और इट इज़ आपको मालूम होगा कि टूरिस्ट, कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे 2 5 स्टार होटल नहीं, वहाँ 50 5 स्टार होटल रहने चाहिए। अरे लास्ट ईयर तो आई थिंक बम्पर रिकॉर्ड था टूरिस्ट का, इफ आई रिमेंबर इन दिस। तो ये रीज़न था, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वहाँ जॉब जनरेट नहीं होंगे, जॉब जनरेट नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग गलत काम के अंदर ज़्यादा जाएंगे। तो वो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। और जब से आर्टिकल 370 हटा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने चालू हुए हैं, लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा जो कश्मीर के अंदर हालात खराब एकदम से नहीं खराब होते, खराब होने में 10-15 साल लगे थे। अब उसको ठीक होने में भी 10-15 साल या 20 साल लगेंगे। बिल्कुल। फ्यूचर कश्मीर का बहुत ब्राइट है, इन्वेस्टमेंट्स वहाँ हो रहे हैं और वहाँ माहौल बन रहा है कि लोगों को जॉब मिलेगा तो वो उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, पत्थरबाजी के अंदर और चीज़ के अंदर। और हमारे फोर्सेस के लिए हाउ डू यू सी दैट, आर दे इन अ बेटर स्टेट नाउ ओवर देयर? आई मीन इट्स, देखो यार वहाँ पे देखो सुनो, फोर्सेस की बात ये है, वहाँ वो 5 स्टार होटल में तो रह नहीं रहे। हाँ वो तो है सर। वहाँ पे बैरक्स होती हैं, गजब की ठंड पड़ती है, कोई प्राइवेसी नहीं होती उनके लिए, मौत का डर हमेशा रहता है, कब कहाँ से अटैक हो जाए, कब से फिदायन अटैक हो जाए। चीज लाइफ इज डिफिकल्ट। वहाँ पे आदमी आता है वहाँ से नौकरी करके वापस तो बोलता है थैंक गॉड चलो कश्मीर से निकल गए। कहीं और जाता है, ठीक है, चेंज होता है, वो वाली बात है। थिंग्स आर नॉट congenial for the forces. They are working in a very difficult conditions. Duties are very difficult, but they are doing their job. They're doing their job. I mean, very well. They're doing their job very well. और जैसे आपने कहा कि चीजें सुधरती टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे, लेकिन सुधर रही हैं, Yes, absolutely. I think last year का मुझे याद है, I mean we were trying to book tickets for Kashmir and no one was getting anything over there because it was totally booked. So चेतन सर, मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहती थी, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है, शायद इम्पैक्टफुल हो हमारी जनरेशन के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग, ऑब्वियसली यूर अ सोल्जर एंड यू बिलीव इन इट, ट्रेनिंग से आप बिल्कुल ही पॉलिश होते हो, सब कुछ बनते हो। एक होता है माइंड को काम रखना,
तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअली एंगेज्ड है, जिसने आपको थोड़ी-सी ताकत दी हो मेंटली स्टेबल लेने की, स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने की कि अब यहाँ मुझे ये स्टेप लेना है। तो हैज़ इट हेल्प्ड यू? एंड व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारी आज की जो जनरेशन है वो इतनी फास्ट पेस्ड है, इतनी एंग्जायटी में है, इतनी स्ट्रेस में है। मतलब इज़ देयर अ वे फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट? आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है मेरे से, और सही बात तो ये है कि इसके अंदर मेरे को लगता नहीं है कि ये प्रश्न तो कई बार मैं अपने आप से ही पूछता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हर एक आदमी का अपना अपना अलग नज़रिया होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास में यदि जैसे आज हमारी जो नई जनरेशन है, जो नए लोग हैं, और इंक्लूडिंग बूढ़े से लेके बच्चे तक, सारे के सारे गैजेट्स के अंदर इतने डूबे हुए हैं। ज़रा सा उनके पास में यदि लेजर टाइम होता है, कोई काम नहीं होता है, वो मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, उसकी एंग्जायटी होती है। एंग्जायटी, यस। अब कुछ नहीं कर रहा हूँ, चलो यार मैं स्क्रॉल करने, मैं यूट्यूब देखने लग जाऊँगा, मैं इंस्टाग्राम देखने लग जाऊँगा, मैं रील्स देखने लग जाऊँगा। द फैक्ट इज़ दैट कि वो 2 मिनट आइडल नहीं बैठ सकता, तो क्या ये सही है कि नहीं? ये सही नहीं है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, आप फौजी लाइफ़ की बात करो, फौजी लाइफ़ के अंदर हमारे जो आदमी का, इंडिविजुअल का, जो फौजियों का जो दिनचर्या होती है, वो कई सारी हमने उसको शेड्यूल करके रखते हैं। आप सुबह इतने बजे उठोगे, आप मार्कर में जाओगे, आपकी वहाँ पे गिनती होगी, जो भी होगा, और वहाँ पे आपको उसके बाद में आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होगी। फिजिकल एक्सरसाइज होने के बाद में यदि आसपास कहीं वर्किंग है, कहीं कोई श्रमदान करना है, कहीं सफाई वगैरह करनी है, कहीं घास ज़्यादा हो गई, कोई मेंटेनेंस करनी है, तो वो काम करवाते हैं। उसके बाद में इमीडिएटली उसको उसके बाद में उसको एक थोड़े से वक्त के लिए उसको ब्रेकफास्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने जाता है, अपने आप तैयार होता है, यूनिफॉर्म पहनता है, फिर वापस आपके ऑफिस में आ जाता है। या जो ड्यूटी पे जाना है, ड्यूटी पे चला जाता है, फिर वहाँ इंगेज हो जाता है मेंटली। फिर शाम के टाइम पे उसका टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है वहाँ पे सभी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स के लिए जाता है, वो स्पोर्ट्स खेलता है। फिर शाम को फिर उसकी गिनती होती है, और फिर सब कुछ होता है रात को। सब कुछ होने के बाद में उसका मतलब शाम को 6 से 6 बजे तक उसको हम इंगेज रखते हैं किसी ना किसी चीज़ में। यदि उसकी ड्यूटी है कहीं मोर्चे के अंदर, तो कहीं 24 घंटे की ड्यूटी है, तो वो मोर्चे के अंदर ही चेंज कर करके वो मोर्चे में ड्यूटी करता रहता है। तो वो अपने आप को, लाइफ को एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर उसके अंदर, एक शेड्यूल के अंदर वो बांध देता है। तो कई बार उसको वो चीज़, गलत चीज़ सोचने का मौका नहीं मिलता, लेकिन साथ ही साथ ये सब चीज़ों के अंदर उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो जाता है। जो मॉर्निंग के अंदर पीटी है, पीटी के बाद में कई बार हम उनकी वेपन ट्रेनिंग भी कराते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है उनकी। तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब बात आपने बोली स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैं बोलता हूँ कि यस, आपने बोला कि भई आप स्प्लिटेशंस लेते हैं और आप उसके अंदर है कि नाउ दिस इज़ अ क्वालिटी व्हिच हैज़ टू बी, कईयों में इनबिल्ड होती है, बहुत कम, कईयों के अंदर बिल्डअप करनी पड़ती है। बिल्डअप करने के लिए उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम उनको एक बार, एक तो होता है कि एक कुछ लोग होते हैं जो अपने यहाँ से प्रैक्टिस करके इसके अंदर वो इंक्लूड वो होते हैं। कुछ होते हैं कि जिनको हमको फ़ोर्सफुली उनको ये प्रैक्टिस करवानी पड़ती है कि आपको डिसीज़न लेना है। हमारे सर्विसेज़ के अंदर वक़्त पे डिसीज़न लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि हमने डिले किया उसके अंदर, तो उसके अंदर हमारी भी जान जा सकती है, सामने वाले की भी जान जा सकती है, नुकसान काफ़ी हो सकता है। नुकसान का मतलब होता है जान से हमारी किसी और चीज़ के अंदर हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर किसी की लाइफ इन्वॉल्व है, लेकिन हमारी जॉब के अंदर लाइफ इन्वॉल्व होती है। तो वो हम, जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर इस चीज़ के लिए आपको वक़्त के साथ, वक़्त के पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको ये काम करना है। आपको स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपको ये एक्सरसाइज करनी करनी है। वो एक्सरसाइज आपकी रिटर्न भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज आपकी फिजिकल भी होनी चाहिए। और आपको यदि ये सिचुएशन दी जाती, तो आप इस सिचुएशन के अंदर कैसे रिएक्ट करेंगे? आप अपना ऑपरेशन प्लानिंग बताओ उसके अंदर। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम उनको कंपेल करते हैं देने के लिए। उसके बाद में फिर उनका इवैल्यूएशन करते हैं, फिर उनको मार्क्स वगैरह देते हैं, और उसके अंदर उनकी ग्रेडिंग भी देते हैं। तो ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम, उसकी पर्सनैलिटी को हम बिल्डअप करते हैं। तो उसके अंदर होता है कई, कुछ लोग कम सीखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सीख लेते हैं, फ़ायदा होता है। लेकिन एज़ अ ऑर्गेनाइज़ेशन यदि ग्रोथ करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न, आई विल टेल यू वन थिंग, स्मृति,
हमारे यहाँ पे सर्विस करियर के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज होना हमारे लिए ज़रूरी होता है हमारी जो स्किल्स हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। Beautiful, sir. I think it's very important. You talked about discipline over here. और मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी भी कहीं न कहीं उसी की बात करती है जाकर के, कि आप एक डिसिप्लिन में, एक तरीके में अपनी लाइफ को बाँधेंगे तो वो सही ढलती है। वो तरीका सही होना चाहिए। तो तरीका वो अब तरीका सही होना चाहिए। अब आप एक चीज़ देखो, एक सोल्जर की लाइफ देखो आप, क्या उसके पास प्राइवेसी है? नो। वो लाइन में रहता है, बैरक में रहता है, जिसमें उसकी लाइन में 10 से लेकर कहीं जगह 5 लोग सो रहे हैं, कहीं 10 लोग सो रहे हैं, कहीं 20 लोग सो रहे हैं, जितनी बड़ी है उसकी बैरक से। उसके में उसकी खटिया भी लगी है, उसका सामान भी वहीं, वो कपड़े चेंज करेगा, वहीं बैठेगा, वहाँ सबके साथ खाना खाएगा, सबके साथ सोएगा, सबके साथ खेलेगा। मतलब कहने का मतलब है सारा काम कम्युनिटी लेवल पे होता है। सच इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप और अकेले कुछ नहीं हो, आपके लिए टीम कुछ है। नहीं, कुछ नहीं। बाथरूम आपको शेयर करने पड़ते हैं, लेट्रिन्स आपको शेयर करनी पड़ती है। आपको एक सच जाता है, सामने वाले यदि कोई चोट लग गई, गोली भी लग सकती है, दूसरी चोट भी लग सकती है, आप उसको उठा के लेके आना, उसको बचाना, दैट इसके अंदर कम्युनिटी होती है। तो वो सब सिखाने के लिए हमको ये सब कुछ हमारे को इस तरीके से सिस्टम बनाना पड़ता है। बहुत ही अमेजिंग है सर। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं आज की जो यंगर जनरेशन है, सबको क्या फौज में कभी ना कभी एक बार जाना ही चाहिए? मैं ये बोलता हूँ कि कई कंट्रीज के अंदर मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, हमारी कंट्री के अंदर नहीं है। हमारी कंट्री में ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एनसीसी में ज्वाइन कर सकते हो आप। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को एनसीसी को ज्वाइन करवाओ। स्काउट एंड गाइड्स अलग चीज़ है, उसके अंदर ज्वाइन करवाओ। तो उसके अंदर वो कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर और चीज़ों के अंदर वो फर्स्ट क्लास समझेंगे और बच्चों को डिसिप्लिन के अंदर डिसिप्लिन की समझ होगी, लाइफ को कैसे सिस्टमैटिक करते हैं उसकी समझ होगी। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, वो मेरे ऑफिसर्स थे एक अकेडमी के अंदर, वो बोलते थे कि मॉर्निंग में आते थे वो, कई बार उनका मूड होता था तो बोलते थे, वो गालियां भी देते थे, पीठ भी थपथपाते थे। वो बोलते थे, वो गालियां देते थे और उसके बाद बोलते, आप यहाँ पे क्यों आए हो? पिछले आपने 20-25 साल के अंदर जो भी आपने अपने घर के अंदर सीखा है, अपने समाज से सीखा है, सब कुछ किया, आपके मस्तिष्क पटल के ऊपर सब कुछ लिखा है। आपका खाना खाने का तरीका है, आपका काम खाने खाने का तरीका है, आपका चलने का तरीका है, आपका किसी के साथ बात करने का तरीका है, आपका किसी के साथ हर चीज, आपका पूरी पर्सनैलिटी आपने अपने घर से ली, अपने समाज से ली, वो आपने मस्तिष्क पटल लिया। हमारा काम यहाँ ट्रेनिंग में क्या है, जो अभी तक आप सीख के आए हो वही उसको हमको सबको मिटाना है, मिटा दो उन सबको मिटाना है। और आपका पूरा हमारे को आपकी पूरी नई कहानी लिखनी है कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना खाना है, कैसे सोसाइटी के अंदर बिहेव करना है, लेडीज के साथ कैसे बिहेव करना है, सब कुछ करना है। एंड दैट वैल्यू दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, एंड दिस इज व्हाई That's what makes you a soldier. that's why make you soldier. When you go in the market, when you go in the public area, that people will understand, ये बंदा फौजी है, ये बंदा सिविलियन है। Absolutely, sir. So that is a difference, वो ट्रेनिंग के कारण आता That difference is very much visible. है। वो विजिबिलिटी इसके कारण आती है। बिल्कुल। ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन था, बहुत ही empowering था। मतलब आई थिंक द लाइफ लीडर क्लब इज ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द शो। Thank you very मैं much. इसको सिर्फ एक ही चीज से एंड कर सकती हूँ, जो आप पे फिट बैठती है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा करके पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू सो मच, Thank you. Thank नाइस you. मीटिंग यू। Thank you. Thank you.